हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 25 नवंबर 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा लेट हो रहा हूँ मैं, उसके लिए सॉरी, बट आपको आर्टिकल्स पूरे मिलेंगे और आप उसकी चिंता ना करें। इस पेज पे ये चारों आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। ये वाला है कोविड-19 के वैक्सीन से रिलेटेड। वैसे तो एक्सप्लेन पेज पे ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, बट आपने अगर एक्सप्लेन पेज पे नहीं देखा है तो ये चीज़ अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो चार आर्टिकल है। पहला आर्टिकल है ओपन कॉशियसली, जिसमें हम बात करेंगे कि आरबीआई जो न्यू कॉरपोरेट्स हैं या फिर कॉरपोरेट जो हैं उनको प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में उतारने से रिलेटेड, कि हाँ उनके लिए ओपन अप करना चाहिए या नहीं, तो सोच समझ के उतारना चाहिए। एक आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी सी एक दो डायमेंशंस और ऐड हो जाएगी इसको डिस्कस करने पे। ठीक है, आर्टिकल 32 से रिलेटेड ऑलरेडी हम बहुत से आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। आज का आर्टिकल उपेंद्र बख्शी जी का लिखा हुआ है, जिसमें आर्टिकल 32 को लेकर प्रीवियस इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और करंट इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 32, 33, 34 इनको कंबाइन करके देखने की कोशिश करेंगे अलग अलग वेज में। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एस ए बोबडे जी, तो उन्होंने क्यों आर्टिकल 32 को कम से कम यूज़ करने के लिए कहा है, जिसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। ठीक है, देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे इनविजिबल पेंडेमिक। आपको ये चीज़ तो आइडिया है ही कि जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के बता रहे हैं कि किस तरीके से सेक्सुअल अब्यूज़, रेप की केसेस, माइग्रेंट क्राइसिस के ड्यूरिंग उनके बच्चों के साथ में जो प्रॉब्लम हुई वो, और पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वुमेन की, तो उसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा। यह आर्टिकल तरुण गोगोई के बारे में है, असम के जो प्रीवियस मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिनकी डेथ हो गई उनके बारे में है। तो चार आर्टिकल है वो देखेंगे। फिर आइडिया पेज पे ये पॉलिटिक्स, इसमें से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा कि किस तरीके से बिहार के इलेक्शंस हैं उनमें इंपॉर्टेंट रोल, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितने अच्छे से परफॉर्म किया है, और साथ में क्या क्या चीज़ों में आप देखोगे कितने क्वेश्चंस का साथ, मतलब कितनी एक कहते हैं ना विद प्रिकॉशन काम किया गया, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी रहा, सब कुछ सेटल रहा, बीमारी भी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, वो सारा देखेंगे। ये वाला आर्टिकल है अगेन तरुण गोगोई के बारे में, ये अपना काम का है नहीं। तो टोटल 5 आर्टिकल्स हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल है ओपन कॉशियसली। देखो, बहुत सारे कॉल्स आते चले जा रहे हैं कि लिबरेट करो बैंकिंग सेक्टर को, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आप और खोल सको। हमने प्रीवियस आर्टिकल भी देखा था कि बैंकिंग अगर सेक्टर की हमारे देखिए तो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, पीएसयूज़ का रोल ज़्यादा है, गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर आरबीआई जो है ना, वो अभी तक भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्टांस लेता हुआ दिखाई दे रहा है इन लाइसेंसेस को इशू करने के लिए। 2001 में भी प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस देने के लिए गाइडलाइंस इशू हुई थी, तो उसी तरीके से 2013 में भी लाइसेंस इशू करने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई थी। पर आप देखोगे बहुत ही कम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को अलाउ किया गया था कि वो इस बैंकिंग सेक्टर में एंटर कर सकें। तो अभी क्या है, कॉरपोरेट हाउसेस को अलाउ करने के लिए भी बातचीत अभी पीक पे चल रही है, बट सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई अभी थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है कि अभी रुकिए, क्योंकि अभी क्या है, इंटरनल वर्किंग ग्रुप की रिकमेंडेशन आई है जो कि आरबीआई ने ही कॉन्स्टिट्यूट की थी फ्राइडे को, और उन्होंने ये बोला कि आप अपनी जो आपका जो परमानेंट जो स्टांस है उससे थोड़ा सा शिफ्ट लो, और उसमें कहीं ना कहीं आरबीआई इस चीज़ पे ध्यान देता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने सीधा सा रिकमेंड किया है कि लार्ज कॉरपोरेट्स या फिर इंडस्ट्रियल हाउसेस को आप अलाउ करो, जिससे कि वो हमारे कंट्री में बैंकिंग को प्रमोट कर सके। बट आप देखो, ज़रूरत है कि इस एक्सपर्ट ग्रुप ने एक चीज़ बड़ी अच्छी हाईलाइट की है कि हमें सावधानी पूर्वक इन चीज़ों को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम ऑलरेडी ये बात पता कर चुके हैं कि जब कॉरपोरेट्स अपना बैंक खोलेंगे तो वो फिर अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ करेंगे। कहने का मतलब, पैसा तो लोग डिपॉजिट करेंगे पर वो अपनी खुद की ज़रूरत के लिए लोन दे देंगे, अपनी सब्सिडियरीज को लोन दे देंगे, तो वहाँ तो इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना।
उस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं अच्छे से रेगुलेट करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या आता है इसके अगेंस्ट में कि आप, पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप ग्रेटर कंपटीशन को जरूर एनहेंस करो। कहने का मतलब ये है कॉरपोरेट्स को अलाउ तो करो, बट वो कंपटीशन पर्सपेक्टिव से कराओ, ना कि आप देखो कि प्राइवेट कैपिटल आ रही है और वो अपनी खुद की ज़रूरतों को ही पूरा करने के लिए यूज़ कर रहे हैं लोगों के डिपॉजिटेड मनी को। ठीक है, ग्रेटर प्राइवेट कैपिटल आएगी तो उससे और ज़्यादा इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा, तो वो भी एक फ़ायदा है। और करंट अगर सिचुएशन को देखें तो ये रिकमेंडेशन अपने आप में एक विगरस या और एक ओपन डिबेट के लिए एक शुरुआत हो चुकी है इस इशू पे कि क्या वाकई में बैंकों में कॉरपोरेट ओनरशिप को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि कॉरपोरेट्स की एनबीएफसीज ऑलरेडी चल भी रही है। वैसे तो हमने देखा कि रिकॉर्ड देखा जाएगा कि जिस एनबीएफसी को या फिर जिस कॉरपोरेट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए जिसका टोटल एसेट 50,000 करोड़ से ज़्यादा हो, प्लस में 10 साल से अच्छे से वो परफॉर्म करता आ रहा हो प्रीवियस अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे लार्ज कॉरपोरेट हाउसेस को अगर लेकर के आते हैं इस सेक्टर में तो वहाँ पर कुछ रिस्क भी एसोसिएटेड हैं, जैसा कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर जो फॉर्मर रह चुके हैं रघुराम राजन जी और विरल आचार्य जी, इनका कहना है कि कनेक्टेड लैंडिंग को आप ध्यान रख करके फिर बाद में आगे बढ़ो। कनेक्टेड लैंडिंग मैंने आपको बता दी कि पैसा तो डिपॉजिटर्स का, कॉरपोरेट्स की ऑनरशिप और कॉरपोरेट्स ही प्रोमोटर और उन्हीं को वो लैंड करेंगे। समझ गए? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अपने आप में ये एक स्टैंडर्ड को क्वेश्चन करने वाली बात है कि एक मतलब है कॉरपोरेट गवर्नेंस तो ऑलरेडी अंडर क्वेश्चन है। आप देखते हो एथिक्स में हम पढ़ते हैं पेपर 4 में, या फिर आप कोई भी स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके वहाँ पर कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में चीज़ें रिपीटेडली आती रहती है, फेलियर होते रहता है वहाँ पर कि कैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को अपॉइंट करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा वहाँ पे आता है, पब्लिक का पैसा वहाँ पे लगता है। जैसे आपको पता होगा कि रिलायंस अगर आज इतनी बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो की बात करते हैं, तो उसमें क्या अंबानी का ही पैसा है, वहाँ पर बहुत जनों का पैसा, इवन शायद आपने भी इन्वेस्ट कर रखा हो, आपके किसी नॉन या आपके फैमिली मेम्बर ने भी इन्वेस्ट कर रखा हो रिलायंस के किसी भी मतलब शेयर में, परचेज इक्विटी में या डेट में, किसी में भी। तो कहने का मतलब ये है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस में तो ऑलरेडी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो आप इस तरीके से अगर ये आप शुरुआत कर दोगे बैंकों में भी इन कॉरपोरेट्स की एंट्री, तो वहाँ तो और ज़्यादा परेशानी आ सकती है। क्रोनी कैपिटलिज्म आ सकता है। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब क्या हो गया कि पैसे वाले ही बैंक खोल रहे हैं, वो ही अपने आप को लोन दे रहे हैं, तो पैसे का मतलब एक तरीके से आप देख सकते हो ना, कंसोलिडेशन होता चला जा रहा है। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि लार्ज कॉरपोरेट्स के हाथ में अगर ये पावर चली गई तो वो कंसोलिडेट करते चले जाएंगे अपनी पावर को इस पर्टिकुलर मतलब सेक्टर बाय सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में आप देखो कुछ कुछ कंपनियां ही कहीं ना कहीं डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चाहे आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात कर लो, वहाँ पे कंपटीशन को अवॉइड करते हुए आज केवल 3 प्लेयर्स रह गए हैं। एक एयरटेल भारती है, एक रिलायंस जियो है और एक वोडाफोन आइडिया ने एमलगमेशन किया है, दोनों को मतलब मर्जिंग हुई है। कहने का मतलब यहाँ पर केवल 3 प्लेयर्स रह गए। इसी तरीके से कोई भी सेक्टर उठा लो, वहाँ पर कुछ कॉरपोरेट्स ही अपने हाथ में पावर रखते हैं। कहने का मतलब वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, मस्क्यूलर होते चले जा रहे हैं। और आप देखोगे इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में भी हमें कहीं ना कहीं एक इस चीज़ को देखना पड़ सकता है कि पावर कंसंट्रेशन लगातार होती चली जा रही है। और यही चीज़ आप देखते हो राजन जी और विरल आचार्य जी ने बड़ी कॉशियसली कही है कि आप इकोनॉमिक कंसंट्रेशन को अवॉइड करो, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिक हो, इसका एक कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से अगर ये जो लार्ज कॉरपोरेट्स हैं इनको अलाउ कर दिया तो ये डेफिनेटली अपने हाथ में पावर को ग्रैब करेंगे। तो आप देखते हो ये एक कंसर्न है अपने आप में। तो ज़रूरत है कि एक स्ट्रॉन्ग सुपरविजन या फिर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। बट अभी रिसेंट एपिसोड देखे जैसे IL&FS का कोलैप्स होना, नीरव मोदी का पंजाब नेशनल बैंक के साथ में स्कैम बढ़ा, इसके अलावा आप देखोगे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का फेल होना, जिसमें कि वहाँ की जो गवर्नर्स थे या फिर जो मेन हेड थे उन्होंने ही गफला कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे
रेगुलेटर में भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन होता चला जा रहा है, क्योंकि रेगुलेटर तो इनको भी तो रेगुलेट कर ही रहा था ना, आरबीआई। फिर क्यों ये फेल हुए बैंक्स? तो हम रेगुलेशन पे इतना या रेगुलेटर पे इतना ज़्यादा विश्वास अभी क्या है, थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे फाइनेंशियली अगर डिसऑनेस्ट बिहेवियर देखा जा रहा है रियल सेंस में अगर देखें तो, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रूरत है कि एक क्रिएटिव वेज के बेसिस पे रेगुलेशन को क्रिएट किया जाए, ठीक है, ये ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखोगे फर्स्ट हमें कहीं ना कहीं एक रेगुलेटरी और सुपरविजनरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, वो भी पर एक लिमिट तक ही हो पाती है। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि भाई बैंकिंग सेक्टर को अगर आप लिबरलाइज करते हो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के लिए, तो हमें ज़रूरत है कि बिग प्राइवेट बैंक इतने कैपेबल हो कि वो अपनी फाइनेंस नीड्स या फिर इकोनॉमी की ज़रूरतों को पूरा कर सके, या फिर हम देखें इसके साथ साथ में स्ट्रिंजेंट चेक्स एंड बैलेंसेस की भी ज़रूरत है। कहने का मतलब यही है, देखो इकोनॉमी की तो डिमांड है, इकोनॉमी को तो ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम हमारे यहाँ पे एक्सपेंड हो, बट उसके साथ में हमारे यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस को भी इंश्योर करना ज़रूरी है। नहीं तो वही बात कि एक तो कनेक्टेड लैंडिंग हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, कंसोलिडेशन ऑफ द पावर, कंसंट्रेशन ऑफ द पावर। इससे इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है बिफोर द फर्स्ट शॉट। पिछले 3 हफ्तों की अगर बात करें तो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो एनकरेजिंग रिजल्ट्स दिखाते, मतलब शो करते हुए आ रहे हैं। आप देखोगे इंडिया में भी है तो वर्ल्ड में भी है। और दूसरा आप देख पा रहे हो केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो सेकेंड वेव आ गई और इंडिया में अब सर्ज देखा जा रहा है। तो आप देखोगे तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्टनिंग है कि अगर इंटरिम डेटा को देखें तो वैक्सीन की ट्रायल जो है वो की जा रही है, जो कि वैक्सीन डेवलप किए हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस में एस्ट्राजेनेका, और इसके अलावा इंडिया का जो पुणे बेस्ड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। तो इनका टारगेट क्या है, कैसे भी करके इस प्रोजेक्ट को मतलब इस तरीके से बनाना जिससे कि कंट्री में हर एक इंडिविजुअल को वैक्सीन अवेलेबल हो सके जल्दी से जल्दी। बट हम देखें अगर इम्यूनाइजेशन ड्राइव की तो ये अपने आप में एक लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि रातों रात ही सबको वैक्सीनेट कर दिया। जिसमें सबसे पहली ज़रूरत होती है कि आप वैक्सीन डेवलप करो और उसको रेशन्ड करो, मतलब उसको रैशनलाइज कर करके फिर लोगों को इजी प्राइस पे या सस्ते में अवेलेबल कराओ। अभी आपको मैं बताऊं, लगभग ये एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन आएगा ये 225 रुपये का आएगा लगभग एक डोज। तो वहाँ पर आप देखते हो 225 रुपये अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होती है। नरेगा में तो इतना पर डे की इनकम दी जाती है जो गरीब लोग होते हैं उनको। तो कहने का मतलब यही है कि आप इम्यूनाइजेशन ड्राइव में देखोगे तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहली चीज़ डेवलपमेंट हो मास स्केल पे। दूसरी चीज़ अगर प्रोडक्शन आपने कर दिया तो प्रोडक्शन के बाद में उसको स्टोर करने के लिए जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो प्रॉपर हो, मतलब स्टोरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से होनी चाहिए। इसके अलावा आप वर्कफोर्स को तैयार करो जो कि मोबिलाइज करेगी इस पूरे वाइल का मतलब क्या होता है, जिससे कंटेनर में ग्लास का छोटा कंटेनर होती है ना, सीसी जिसको बोलते हैं, उसमें जिसमें वैक्सीन स्टोर करके रखा जाता है, उन वाइल्स को जहां पर ज़रूरत है वहां तक पहुंचाया जाए। और फिर एक इनोक्यूलेशन मतलब इनोक्यूलेशन ड्राइव, दैट मीन्स कि आप टीके लगाओ फिर सबको। तो ये अपने आप में पूरा प्रोसेस है, इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अगर बात करें तो उसको स्टोर किया जा सकता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। जबकि आप देखोगे फाइजर का जो वैक्सीन है उसको स्टोर करने के लिए -60 -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत है, जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। रही सही में हमारे यहाँ पर आप देखोगे तो वैक्सीन का जो एक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम कौन करता है, PHCs हो गई, CHCs हो गई, लोकल लेवल पे जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ है वहाँ पर होती हैं। तो वहाँ पर रेफ्रिजरेटर एमिनिटीज़ की तो ऑलरेडी कमी है, तो उसको हमें कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे फिर किसी विलेज लेवल पे हो, या फिर किसी कम्युनिटी लेवल पे हो, तो उन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वैक्सीन, और लेबोरेटरी में डेवलप होने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन, उसको भी हमें ज़्यादा ध्यान लेने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेटेड वे में काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पे फार्मा कंपनीज, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज अलग अलग लेवल पे एक साथ मिलकर के फिर काम करें। ठीक है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि सप्लाई चेन की प्रॉपर ट्रैकिंग हो, पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, ये ज़रूरी है। इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स का एक नेटवर्क है उसको ट्रेन करने की ज़रूरत है और उनको टाइम पे और एक्यूरेट प्लेस पे डिप्लॉय करने की ज़रूरत है, जिससे कि एक पेशेंट को अगर वैक्सीनेशन लेना है तो ज़्यादा दूरी तक ना जाना पड़े, उसके नियर बाय रीजन में ही उसको वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। देखो, हमारे पास में इस तरीके का वैक्सीनेशन के प्रोग्राम का एक्सपीरियंस नहीं है जहां पर सभी एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में इन्फ्लुएंजा इनोक्यूलेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल चुका है, जिसमें पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया गया था। एग्जैक्टली वैसा हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई एक्सपीरियंस है। रही सही में हमारी पॉपुलेशन है 130 करोड़, तो उस पॉपुलेशन को अगर पूरा वैक्सीनेशन देंगे ना कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, तो लगभग 2 साल लग जाएंगे। क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है ना प्रीवियस, जैसे पोलियो का एग्जांपल दे रहे हैं कि पोलियो में अभी तक पिछले 25 सालों में केवल 20 करोड़ चिल्ड्रंस को ही वैक्सीनेट किया गया है। तो आप देखो यहाँ पर कि हमारे पास में तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल जीरो से प्लान करना पड़ेगा, डेटा तैयार करना पड़ेगा, एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोटेक्टिंग आर्टिकल 32। उपेंद्र बख्शी जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। हमारे जो लर्न्ड चीफ जस्टिस हैं एस ए बोबडे, उन्होंने ये कहा कि कैसे भी सिद्दीकी कप्पन वाला जो केस था जर्नलिस्ट वाला, जिसमें ये हाथरस जा रहे थे सिद्दीकी कप्पन, इनको रोक लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप आर्टिकल 32 को कम से कम यूज़ किया करो, क्योंकि आपके पास में आर्टिकल 226 भी है, जिसके बेसिस पे आप अपनी फंडामेंटल राइट्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दी हुई हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सको, यूज़ कर सको अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए। बट एक आर्टिकल आया जिसके बारे में हम बार बार देख चुके हैं, प्रताप भानु मेहता जी का, जिसमें उन्होंने अंडर द टाइटल देयर लॉर्डशिप्स एंड मास्टर, जिसमें कि जुडिशियल बार्बरिज्म की बात की थी। तो और साथ में उन्होंने ये कहा था कि ये जो ऐसे बोबडे जी ने आर्टिकल 32 को एक तरीके से कम यूज़ करने के लिए एक कोशिश की है, या फिर एक डिस्करेजमेंट देने की कोशिश की है, तो दैट वाज बहुत मतलब अनजाने में उन्होंने अपनी खुद की एक, कहते हैं ना कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील कर दी, सीक्रेसी रिवील कर दी, जिसमें कि वो चाह नहीं रहे थे। कहने का मतलब जुडिशरी अपनी कमियों को ना चाहते उन्होंने एक्सपोज कर दिया, ये कहा था प्रताप भानु मेहता ने। ये यहाँ पे जो आपका फ्रेज दिख रहा है, दैट इज अनविटिंगली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब ये होता है कि आप रिवील कर रहे हो किसी सीक्रेट को केयरलेसली बाय मिस्टेक। ठीक है, ये कहा गया था। बट यहाँ पर राइटर हैं वो थोड़ा सा उनको काउंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काउंटरिंग के लिए हम ऑलरेडी बहुत से डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो शायद जुडिशियल एग्जाम्स के लिए काम आ जाएंगे। और दूसरा, कभी जुडिशरी की फंक्शनिंग हो तो आर्टिकल 32 पे अगर फोकस्ड कुछ आ जाए कि फंडामेंटल राइट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 में, तो उससे रिलेटेड कोई इशू आए, कभी इंटरव्यू में आपको फेस करना पड़े, तो वहाँ पर ये आर्टिकल आपकी हेल्प कर पाएगा। ठीक है, आर्टिकल 32 के लिए यहाँ पर हम देखें तो ये कोई, आप देख सकते हो, कोई भी यहाँ पर राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी आप कोई भी कानून है वो आपका 100% ऐसा नहीं कह सकते कि दैट इज़ परफेक्ट, कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। ठीक है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग हो या फिर किसी ना किसी कानून में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अंबेडकर जी ने तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चल रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन चाहे आप कितना ही अच्छा बना दो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाली मशीनरी एक्यूरेट नहीं होगी तो बढ़िया से बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन भी फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्टर बेंजामिन की एक थीसिस को यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं राइटर, और कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशन है उनका एक भी डॉक्यूमेंट इतना सही नहीं है कि आप उसको उसी टाइम पे डॉक्यूमेंट ऑफ बार्बरिज्म ना कह सको। कहने का मतलब जितने भी कानून हैं अगर उनको हार्शली अप्लाई करना शुरू किया जाए ना, तो उस डॉक्यूमेंट को आप देखोगे तो वो बार्बरिज्म को भी शो करता हुआ दिखाई देता है, जबकि वो किसी ना किसी सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, कॉमन मैन के द्वारा बनाया हुआ आर्टिकल है।
तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो एक ही चीज़ कह रहे हैं कि मेरा पूरे डॉक्यूमेंट में तो नहीं है टारगेट, मेरा टारगेट है आर्टिकल 32। तो 32 के हिसाब से देखें, देखो कोर्ट ने आर्टिकल 32 को जुडिशियल पावर के सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि कैसे भी करके जस्टिस को एडमिनिस्टर किया जाए, जिसमें हमने देखा कि इसमें डॉक्ट्रिन मतलब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा कि एक तो देखो लैशेस बहुत ज़्यादा हैं, डॉक्ट्रिन सच एज लैशेस मतलब डिले बहुत ज़्यादा है, या फिर रेस जुडिकेटा दैट मीन्स जो मैटर ऑलरेडी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास में चल रहा है या उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया है। कहने का मतलब एक तो डिलेज बहुत ज़्यादा है जुडिशरी में, इस वजह से कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट पे ऑलरेडी बहुत वर्कलोड है, बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना आप लोअर जुडिशरी हाई कोर्ट्स को आप यूज़ किया करो। दूसरा, जो मैटर ऑलरेडी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है तो क्यों आप फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के पास में आते हो। तो ये दो चीज़ें थी ना, जिसको लैशेस और दूसरा बोला गया रेस जुडिकेटा, तो क्यों फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास में आते हो आर्टिकल 32। तो ये उनका कंटेक्स्ट था। यहाँ पर हमारे 1970 में एक केस आया था चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह के सामने, जो कि एक बार मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये एक बार कहते ना वर्किंग वो बने थे, प्रेसिडेंट भी बने थे उस टाइम पे। ये इकलौते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो कि प्रेसिडेंट की डेथ के बाद में, जो वाइस प्रेसिडेंट की एब्सेंस थी या वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, फिर एम हिदायतुल्लाह इनके एक तरीके से दोनों की एब्सेंस में फिर बाद में प्रेसिडेंट भी बने थे इंडिया के। शायद मैं गलत नहीं हूँ तो ये चीज़ बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको, कोशिश में मुझे जहाँ तक है एक्यूरेसी शायद मैं सही दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एम हिदायतुल्लाह ने त्रिलोक चंद्र केस में 1970 में कहा था कि आर्टिकल 32 है ना, इसमें यह है कि कैसे भी करके कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, और आप देखोगे स्टेट को आर्टिकल 32 के बेसिस पे कोई राइट नहीं है कि वो कोई भी हिंड्रेंस करे एक विक्टिम को अपनी खुद के राइट्स को यूज करने के लिए कोर्ट के दरवाजे को खटखटाने से। कहने का मतलब स्टेट का कोई रोल नहीं है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोर्ट अपने यहाँ पर जो प्रोसीजर है, जिस तरीके से वो एक तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर कर दे। प्रोसीजर को इग्नोर नहीं कर सकते, एविडेंसेस को इग्नोर नहीं कर सकते, लिमिटेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, रेस जुडिकेटा को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें भी तो कंसिडरेबल है ना। आर्टिकल 32 इज ओके, मानते हैं कि डोर्स ओपन होने चाहिए, पर और चीज़ें भी तो कंसिडर करनी पड़ती है कोर्ट को, एक ये बात बोलते हैं। दूसरा, जस्टिस MP ठक्कर जो कि मतलब और जस्टिस BC रे, इन्होंने कानूबाई ब्रह्मभट्ट 1987 के केस में कहा था कि भाई आप अलार्मिंग प्रोपोर्शन को देखो कि जुडिशियल डिले कितना ज़्यादा होता है। दूसरा आप देखते हो सॉरी सेल्फ डिसिप्लिन जो इम्पोज किया हुआ है, आप देख सकते हो उसमें एक तरीके से पूरे प्रोसेस को आगे लेकर के काम करना पड़ता है, और फिर भी अगर आप कुछ भी करो तो इंस्टीट्यूशन का अगर ईगो भी आपको हर्ट करके फिर आपको अगर एक कहता है ना जस्टिस डिस्पेंस करनी है, जस्टिस देनी है, तो करना चाहिए। तो यहाँ पर आर्टिकल 32 के बेसिस पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या बोल रहे हैं कि भाई चाहे इंस्टीट्यूशन का खुद का ईगो हर्ट हो रहा हो, बट आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए जस्टिस डिलीवर करनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप एक कॉन्फिडेंस आता है, जो लिटिगेंट है उसको जस्टिस मिलने के लिए कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आता है। बट ये तो हाई कोर्ट लेवल पे भी तो हो सकती है ना पूरी, और कुछ अदर लेवल जो ऑलरेडी अलोकेटेड है तो वहाँ पर भी। तो सुप्रीम कोर्ट तो चलो ठीक है कि करना ही है, उनको आर्टिकल 32 में उन पर ऑब्लिगेटरी है कि वो एंटरटेन करेंगे ही। बट जनता को तो ये कहा जा सकता है ना कि आर्टिकल 226 में आप हाई कोर्ट के पास में जा सकते हो, तो उनके पास में तो एक ऑप्शन बचता है ना, तो क्यों जुडिशरी की बैकलॉग्स और बढ़ाई जाए, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर एक हायरार्की है पूरी इंस्टीट्यूशन की, जिसमें एपेक्स कोर्ट टॉप पे है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, फिर हाई कोर्ट्स हैं, और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं, वो सारे के सारे। तो केवल अकेला कोर्ट ही थोड़े ना हमारी जुडिशरी में जिसके बेसिस पे ये आर्टिकल 32 या फिर जो भी जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी हुई है वो केवल सुप्रीम कोर्ट ही इंश्योर कर सकता है। तो कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट है, राइट टू रेमेडीज, ये आप देख सकते हो डिसिप्लिन पे डिपेंडेंट होती है, जुडिशियल पावर और प्रोसेसेस कि किस तरीके से जस्टिस दी जाए। कोर्ट ने
आप देखोगे एक नया फेज से आर्टिकल 32 का डिक्लेयर किया जब 1950 में एक इशू आया था जिसमें बताया था कि आर्टिकल 32 है ना, इसमें आप एक तो देखते हो प्रीरोगेटिव रिट्स हैं, इनकी एक्सरसाइज है, बट इसके अलावा भी इसके अंदर और एक पर्सपेक्टिव आता है। फिर 1987 में कोर्ट ने रूल ये डिक्लेयर किया, मतलब रूल किया कि आप देखते हो फंडामेंटल जो ये आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, ये केवल आप प्रीरोगेटिव रिट्स ही नहीं है, यहाँ पर आपको अगर कोई कॉम्पनसेशन देने की ज़रूरत है तो कॉम्पनसेशन दिलाने के लिए भी कोर्ट कहता है। 1999 में कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर कोई गलती हुई है जिसकी वजह से एक विक्टिम को पहुंचना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो गलतियां रेक्टिफाई करो, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस कोई वर्डिक्ट दिया है, कोई एरर हो गई उसके वर्डिक्ट में, कोई मिस्टेक हुई है, तो उसको वो करेक्ट कर सकता है। कहने का मतलब आर्टिकल 32 केवल रिट्स को एंटरटेन करने के लिए नहीं है, कॉम्पनसेशन दिलाने के लिए भी है, तो गलतियों को सही करने के लिए भी है। तो अगर इन सारे रिमार्क्स को हम अंडरस्टैंड करें तो सीजेआई जो अभी ऐसे बोबडे जी हैं, तो उन्होंने अगर केस को कैंसिल किया, या फिर ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 को ये कहें कि भाई आप डिस्करेज करो, तो क्या एपेक्स कोर्ट फेल होता हुआ दिखा है? जुडिशियल बार्बरिज्म हो सकता है ये? नहीं ना। ये चीज़ यहाँ पे सब्सटेंशिएट करना चाह रहे हैं राइटर। फिर बात करते हैं आगे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस और राइज होते हैं, उनको थोड़ा सा देखते हैं। क्या सीजेआई या फिर कोर्ट एज ए होल एपिस्टेमिक कोलैप्स से ग्रसित है कि हाँ वाकई में वो नॉलेज रिलेटेड उनको ज्ञान नहीं है किसी भी चीज़ से रिलेटेड? ऐसा तो नहीं है ना, उनके पास में सारा नॉलेज है कि किस तरीके से अपना काम किया जाए। बस कुछ सिटीजन कमेंटेटर्स हैं, वो अपने हिसाब से इस नरेशन को एक तरीके डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, बट उनके पास में नॉलेज है, बहुत सोच समझ करके वो डिलीवर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें, कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, यहाँ पर जब भी कुछ काम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और जो लॉ एस्टैब्लिश किए हुए हैं उनके हिसाब से ही जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं या जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं वो काम करते हैं। पहला क्वेश्चन का तो ये स्टेटमेंट। सेकंड जो क्वेश्चन है दैट इज सुप्रीम कोर्ट यूजुअली जस्टिस देता है, ये हम मानते हैं कि हाँ वहीं से आता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि केवल सुप्रीम कोर्ट ही केवल जस्टिस दिला सकता, कोई और नहीं दिला सकता। अब दूसरा आप देखोगे तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर के वहाँ पहुँचते हैं। पहले वो बार काउंसिल के मेंबर होते हैं, कुछ जजेस हैं वो चीफ जस्टिस भी रह चुके होते हैं एक या ज़्यादा हाई कोर्ट्स के। तो क्या उनके पास में भूलने की आदत है? क्या वो किसी चीज़ को याद नहीं रख सकते कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, कि आर्टिकल 32 के बेसिस पे उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि उनको ये चीज़ तो करनी ही पड़ेगी? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं, वो बिना मतलब फालतू में उठाए जा रहे हैं। थर्ड जो इशू है कि जो लॉयर्स हैं या फिर जो जस्टिस प्रोवाइड करने वाले जो ऑफिशियल्स हैं, उनको ये भी तो पता ही है ना कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है, उनमें बहुत ही ज़्यादा डायमेंशन आप मैच भी करोगे तो डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो दोनों में। जबकि आप देख सकते हो हाई कोर्ट के पास में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर आपके जो लीगल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ज़्यादा बेस अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो क्यों ना फिर आप हाई कोर्ट के पास में जाओ। ये बात ठीक है कि हाई कोर्ट के पास में डिस्क्रिशन है कि वो आपको एंटरटेन करे या ना करे आपके पिटिशन को, बट सुप्रीम कोर्ट को तो आर्टिकल 32 में मैंडेटरीली एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ठीक है मैं एंटरटेन करता हूँ आपकी ज़रूरतों को। कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में आप आओगे तो सुप्रीम कोर्ट तो करेगा ही, पर जब आपको पता है कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास में जा सकते हो तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो आप? ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर राइटर। इसी तरीके से फोर्थ जो क्वेश्चन है दैट इज आर्टिकल 32 है, वो कोई एब्सोल्यूट थोड़े ना है। ये कोई माना कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 32 है, बट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इंडिया की अगर बात की जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये है कि वो अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स को फॉलो करके और जितना जस्टिस प्रोवाइड करना है वो जस्टिस एक विक्टिम को प्रोवाइड हो, बट कोर्ट के पास में ये तो नहीं है ना कि वो करे ही। कोर्ट को ये देखना होता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स वो फॉलो कर रहे हैं तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं उनको प्रिजर्व करने वाला हो, प्रोटेक्ट करने वाला हो और उनको प्रोमोट करने वाला हो। इन सारी चीज़ों को देख करके
फिर बाद में जुडिशरी अपनी फंक्शनिंग को कैरी ऑन करती है। समझ गए? इसके अलावा आर्टिकल 33 की अगर बात करें तो वो तो क्लियरली ये कहता है कि भाई ये सारे जो राइट्स हैं ये एक्सटेंड नहीं होंगे जो मेंबर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, चाहे वो किसी भी इशू का लेकर के वो परेशान हो रहे हों, चाहे उनको मतलब उनके अगेंस्ट में, जैसे आर्म्ड फोर्सेस में कोई मेंबर, तो उनको अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में कोई उन्होंने लापरवाही कर दी तो उनके खिलाफ में अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट में या फिर कोई पर्टिकुलर कोर्ट में, तो वहाँ पर आप ये फंडामेंटल राइट्स अप्लाई नहीं कर सकते हो। चाहे फिर वो आप देखो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बाई लॉ स्टैब्लिश किया गया है उसका एम्प्लॉय हो, या फिर बाद में इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस की जो इंस्टीट्यूशन है उनके एम्प्लॉय हो, या फिर स्टेट ब्यूरो या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्टैब्लिश किया गया है एनी फोर्स के बेसिस पे, तो उसमें भी आप देखोगे, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम वाला भी देखोगे, तो वहाँ पर भी तो आर्टिकल 32 को वो यूज़ नहीं कर सकते ना। बट आप देखते हो कि डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब हमारे यहाँ पर 50th अमेंडमेंट आया था, 50वां अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें कि आर्टिकल 32 के बेस को और ज़्यादा एनकरेज किया गया था, सॉरी आर्टिकल 33 के बेस को और एनकरेज किया गया था, तो उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी। और अल्टीमेटली पॉइंट जो था वो यही था कि भाई आर्म्ड फोर्सेस जब अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, तो उनको तो प्रॉपर वे में ही करना पड़ेगा। आर्टिकल 33 के बेसिस पे उनको कोई भी फंडामेंटल राइट के बेसिस पे वो ये नहीं कह सकते कि मेरे पास में तो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं तो सरकार मेरे को खाना अच्छा नहीं दे रही है, सरकार हमें परेशान कर रही है, उस चीज़ों को ओपनली आके बोल देंगे। ऐसा नहीं है उनके पास में राइट, क्योंकि आर्टिकल 33 ये चीज़ एक्सप्लिसिटली कहता है। जस्टिस AK पटनायक, उन्होंने, अब ये जो आप बुक पढ़ते हो ना DD बसु, उसका एक एक्सर्प्ट ले रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि स्टेट की जो पावर है ना, कि कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी लॉ को जो कि आर्टिकल 33 में बना हुआ है या फिर 34 में बना हुआ है, तो उसको वो अमेंड कर सकते हैं। तो उसमें आप देखोगे तो जस्टिस AK पटनायक ने ये चीज़ बड़ी क्लियर बोली है कि अगर कोई भी एक्ट, मान लो कोई भी आर्मी पर्सनल है, कोई भी डिफेंस पर्सनल आर्म्ड फोर्स में लगा हुआ कोई इंडिविजुअल है, वो अगर अपने काम को करते हुए पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाता इंडियन टेरिटरी के अंदर, तो वो अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा, या जो स्टैब्लिशमेंट है उसके द्वारा, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास में इतना राइट तो होगा ही कि वो अपनी खुद की जो एक सिक्योरिटी के लिए जो रिट है हबीस कॉर्पस, उसको एक तरीके से यूज़ कर सके। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, दोनों आर्टिकल्स के बेसिस पे जो भी इंडिविजुअल आर्म्ड फोर्सेस में लगा हुआ है वो अपना खुद का जो ड्यूटी है डिस्चार्ज करने में फेल हो गया, तो उसके खिलाफ अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर में उसने गलती की है और उसके खिलाफ अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो उसका आप रिट वाला राइट मतलब एक तरीके से आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, वो बात ठीक है कि हबीस कॉर्पस वाले रिट के अलावा भी आर्टिकल 32 में बहुत सारी रिट्स हैं, बट हबीस कॉर्पस वाली तो सबसे सुपीरियर है कि एक इंडिविजुअल अपनी ज़रूरतों को या फिर अपने आप को कम से कम डिफेंड तो कर सके, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल 32 का तो प्रोविज़न आर्म्ड फोर्सेस पे नहीं है, बट वहाँ पर ऐसा प्रोविज़न है कि भाई आप कहते हैं ना टू द हैव बॉडी ऑफ, ठीक है, वो वाला चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो कहने का मतलब बेल सिस्टम की बात भी करो, बेल सिस्टम क्यों शुरू हुआ यहाँ पे आगे, ये अपने आप में एक मैनिफेस्टेशन है डीक्रिमिनलाइजेशन का, कि अगर जल्दबाजी में किसी को गलती से अगर अरेस्ट भी कर लिया तो उनको बेल तो मिलती है ही ना, तो फिर आप कैसे जुडिशियल बार्बरिज्म की बात कर सकते हो। हेल्थ के इशू पे, लाइफ को अगर थ्रेटन करने वाला कोई है इशू, तो बेल तो मिलती है ना। अगर मान लो कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है, किसी के फिजिकली कोई डिसऑर्डर्स का सामना करना है, तो वहाँ पर आप कैसे बोल सकते हो कि जुडिशियल बार्बरिज्म है। अब यहाँ पर राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि वॉचमैन बहुत हैं, ठीक है, जिन्होंने कमेंट्री कर दी हमारे स्टेट को बहुत, बट इस वॉचमैन को कौन वॉच करेगा भाई, ये अपने आप में बहुत बड़ा सिंड्रोम है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि एपेक्स कोर्ट जल्दी से जल्दी इस चीज़ को टैकल करे। और एक येल हिस्टोरियन है रोहित दे, उन्होंने विविडली रिमाइंड किया कि आर्टिकल 32 है ना, वो एपेक्स कोर्ट को पीपल्स कोर्ट बनाता है, लोगों का कोर्ट बना देता है।
तो फ्यूचर हिस्टोरियंस को इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि वो इस तरीके से कोर्ट को डेलिबरेटली एक मतलब डेथ ब्लो तक ना लेके जाए, क्योंकि आर्टिकल 32 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बताई गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। तो आप उस चीज़ को अवॉइड ना करो भाई। आर्टिकल 32 का तो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट तो डिनाई कर ही नहीं सकता, मस्ट है सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो करना ही पड़ेगा एंटरटेन। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द इनविजिबल पेंडेमिक। ये आर्टिकल लिखा हुआ है स्वरा राजगोपालन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये अलार्म ऑलरेडी बजा के रखा था अप्रैल के टाइम से ही कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जब लॉकडाउन लगाया गया था फर्स्ट वीक की अगर बात कर ले तब ही उन्होंने इस चीज़ को आगे बताते हुए ये कहा है कि यूनाइटेड जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पर आप देखोगे तो सेक्रेटरी जनरल जो है उन्होंने शेडो पेंडेमिक का नाम दिया है इस डोमेस्टिक वायलेंस को। जैसे कि आप जानते हो कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने या फिर वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड लॉकडाउन अप्लाई किया गया था। पुलिस ने शेल्टर होम्स ओपन किए थे, हेल्पलाइन नंबर भी डिक्लेयर किए थे कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल करके बता दो। तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो इंसिडेंट थे ना वो आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। फ्रीक्वेंटली इस पेंडेमिक के पैरेलल में एक और पेंडेमिक जो हिडन पेंडेमिक था वो लगातार चलता रहा, जहाँ पर वुमेन, जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ जो थी उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जब सारे इंडिविजुअल्स को एक बिहाइंड द डोर्स इनडोर्स कन्फाइन कर दिया गया। आप देखोगे शेल्टर्स में भी थे तो वहाँ पर भी वुमेन को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आप देखोगे जो वर्किंग लोग थे उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सब लोग घर पे आ गए। अब घर पे आ गए तो वहाँ पर जिस तरीके की सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी की पर्टिकुलर बात करें तो हमारे तो पैट्रियार्की चलती है, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस लगातार चलती जा रही थी। और ये हमारे लिए कोई सरप्राइज़ भी नहीं है, क्योंकि हमारी सोसाइटी या हमारी मीडिया जो है आप देखोगे अभी तक फेमिनिस्ट जितनी भी स्टडीज़ आई हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं जो कि औरतों के बारे में या फीमेल्स के बारे में ज़्यादा बात करती हैं, उन पर इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया। बट इन जो वायलेंस के केसेस थे वो लगातार बढ़ते चले जाए। पेंडेमिक ने एक तरफ हिट किया तो सोसाइटी ने दूसरी तरफ ज़ीरो सोशल प्रोटेक्शन दी, चाहे वो मतलब घरों के अंदर बंद कितने भी घर वाले क्यों ना हो। कहने का मतलब यही है, वही वायलेंस लगातार बढ़ती चली गई। टिल डेट अगर देखें पब्लिक डिस्कशन हमने पेंडेमिक के इम्पैक्ट पे तो देखा, तो उसका असर आप जेंडर वायलेंस पे भी अगर आप देखते हो, वो देखो डोमेस्टिक वायलेंस है वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वायलेंस जो है उसको हम कैटेगराइज तो नहीं कर सकते, बाकी फिर भी अगर देखें तो हम डोमेस्टिक वायलेंस का नाम भी सुनते रहते हैं, रेप्स एंड सेक्सुअल असॉल्ट्स के बारे में भी सुनते रहते हैं, स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में भी बहुत देखा, वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट भी होते रहते हैं, कस्टडियल रेप भी होते हैं कि कस्टडी में रखा हुआ है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो कि माइनॉरिटीज़ है, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ पर्टिकुलर बात की जाए तो, और जिसमें वुमेन की यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। चाहे सेक्सुअल वायलेंस रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस भी देख सकते हैं, कम्युनल वायलेंस, वॉर, ड्रोन स्ट्राइक, कास्ट वायलेंस, इन सब में आप देख सकते हो एक ही लैंग्वेज निकल के आ रही है कि अलग अलग तरीके से वायलेंस जो हो रहा है ना वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ पे डिपेंडेंट है। तो ज़रूरत है कि इस इनइक्वालिटी को हटाया जाए, और वो होती है देखो साइकोलॉजिकली जो टेंडेंसी है ना वो क्या चल रही है। अगर ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम देखें तो केवल और केवल एक चीज़ देखी जा रही है कि ब्रूटलाइजेशन का प्रोलिफरेशन हो रहा है, मतलब कि कैसे भी करके अपनी ताकत के दम पे आप जो कमज़ोर है उस पर रूल करने की कोशिश करते हो। एक स्ट्रक्चरल वायलेंस की बात भी करें तो वो भी इंडियन सोसाइटी में इनइक्वालिटी, जो स्ट्रक्चरल वायलेंस का मतलब हो गया कि हम ऑलरेडी कैसी सोसाइटी में रहते हैं, किसको सुपीरियर पहले मानते हैं, किसको इन्फीरियर पहले मानते हैं, पहले से प्रिजुडाइज वे में, ठीक है। तो वो चीज़ जो है हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ही कॉमन है। तो इसकी वजह से एक क्लाइमेट ऐसा बन जाता है जिसकी वजह से वायलेंस लगातार बनता चला जाता है, और आप देखोगे टॉलरेंस की जो कैपेसिटी है वो भी लगातार कम होती चली जाती है। साथ में आप देखोगे जो जितना कुछ भी अभी देखोगे ब्रुटैलिटी भी लगातार देखी जा रही, चीज़ें देखो वही रिपीट कर रही हैं राइटर लगातार, ठीक है। एक बच्चा घर पे देखोगे कि किस तरीके से एक पिता या फिर जो मेल काउंटर पार्ट है
वो फीमेल काउंटर पार्ट पे वायलेंस अगर करता है तो बच्चा भी तो वही देख करके सीख रहा है ना। और साथ में आप देखोगे चाहे पॉलिटिकल मतलब सेगमेंट देखो, सोशल सेगमेंट देखो, इकोनॉमिक सेगमेंट देखो, हर जगह पर आपको वायलेंस का एक थ्रेड जो है ना वो लगातार दिखाई देता है। तो बच्चे उन्हीं से तो सीखते हैं ना अपने रोल मॉडल्स को, तो वही चीज़ फिर वो आगे अपनी लाइफ में रिपीट करेंगे। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चरल वायलेंस है ना उसको हमें रिफॉर्म में लाने की ज़रूरत है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करें तो ये ही जड़ है मेन, जिसकी वजह से और ज़्यादा क्राइसिस की तरफ हम अटेंशन दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्ट रेप्स की अगर बात की जा रही है, या फिर आप देख सकते हो अभी जो घर पे रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में जब रहते हैं लोग, तो उनको कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, पर्टिकुलरली औरतों को। और साथ में लॉकडाउन जैसे ही लगा तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर जो इक्विपमेंट्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है, इसके अलावा अबॉर्शन करवाना था तो अबॉर्शन भी प्रॉपर नहीं कर पाए टाइम पे, क्योंकि सारी मशीनरी को, मेडिकल मशीनरी को कन्फाइन किस पे कर दिया, फोकस कर दिया गया सारा का सारा कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए। तो आप देख सकते हो जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा हुई है, तो उसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशन हुई है, और वो फ्रस्ट्रेशन फिर किस पे उतारते हैं, मेल काउंटर पार्ट, फीमेल काउंटर पार्ट पे, क्योंकि फीमेल जो है उनको अभी भी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। जैसा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, लगभग 11% अर्बन जो औरतें हैं ना, जितनी औरतें सिटीज़ में रहती है उनमें केवल 11% जो फीमेल है ना वो ही कहीं ना कहीं जॉब करती हैं या फिर इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पा रही हैं। आप देख सकते हो सिटीज़ की बात है ये। लॉकडाउन की देखें बात तो बहुतों को जॉबलेस छोड़ दिया या फिर होमलेस छोड़ दिया है। लोग, माइग्रेंट क्राइसिस आया, उसमें भी तो लोग अपनी जो रोजी रोटी थी उसको छोड़ करके गाँव की तरफ गए थे, तो उनको भी कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब वो 1200 1500 किलोमीटर पैदल जा रहे थे तो उनके बच्चों के साथ में कितना वायलेंस हुआ होगा वो हम इमेजिन ही कर सकते हैं। एक्चुअल डेटा हमारे पास में कभी नहीं आएगा। रही सही में छोटी बच्चियों का जो फोर्सफुली जो मैरिज है वो करनी पड़ी। एक चीज़ हमने देखी भी थी कि किस तरीके से जो स्टडी वाला पोर्शन है, एजुकेशन वाला पोर्शन है, उसमें ऑनलाइन क्लासेस, अब ऑनलाइन क्लासेस में नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सरकार की तरफ से, नंबर 2 सेल फोन्स अवेलेबल नहीं है। अब सेल फोन्स अवेलेबल है तो फर्स्ट प्रायोरिटी बेटे को दी जा रही है, बेटी को सेकेंडरी प्रायोरिटी दी जा रही है। बहुत कम केसेस है जहाँ पर इक्वलिटी है, बाकी ज़्यादातर केसेस में यही चीज़ हो रही है जो मैंने अभी आपको बताई। तो वो भी तो एक इनइक्वालिटी है, वो भी तो जेंडर बेस्ड एक वायलेंस ही तो है ना। एक गर्ल्स को डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है, और वो चीज़ अब लगातार कहीं ना कहीं और ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ को इंक्रीज़ करेगी। दूसरी तरीके से हम अगर देखें, आज एक औरत किसी स्ट्रीट में चाय बेचे या सब्जी बेचे तो उसको कितना हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बाईपासर्स निकल रहे हो या फिर पुलिस वाला है, वो भी कहीं ना कहीं हफ्ता लेने के लिए पहुंच ही जाता है। वर्क फ्रॉम होम वाला जो कल्चर आया है, इसमें वो जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया है ना, वो ही औरतें बता सकती है कि कितनी ज़्यादा परेशानियों का उनको सामना करना पड़ा है। तो देखो ये जो वायलेंस है ना, ये ऑमिनस है, ये ओमनी प्रेजेंट है, ये ऑब्वियस है, ये कहीं पर भी रुकने वाला नहीं है, ये रियलिटी है। हमारी जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, जो कहीं ना कहीं सेक्सुअली या फिर जेंडर माइनॉरिटी जिनको हम कह सकते हैं, इवन कुछ लड़के, उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है लॉकडाउन के बाद में। ठीक है, चीज़ें वही, अटेंशन कम दिया जा रहा है। सिस्टमेटिक एक हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि इजी हेल्पलाइन अवेलेबल हो, सिक्योर शेल्टर सर्विसेज अवेलेबल हो, एक इनेबलिंग कल्चर बनाने की ज़रूरत है। बाईस्टैंडर इंटरवेंशन अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हाँ, कोई अगर एक आदमी अपनी वाइफ को मार रहा है तो बस दूर से नाटक मत देखो, केवल यूँ नहीं कि हाँ कोई तमाशा चल रहा है वो देखो, नहीं, बाई स्टैंडर्ड्स को इंटरवीन करने के लिए उनको अवेयर करो कि भाई तुम रोको अगर ऐसा कोई वायलेंस होता है, जेंडर वायलेंस। सेंसिटाइज सोसाइटी में जेंडर वायलेंस सेंसिटाइजेशन लाना चाहिए, सबको सेंसिटिव होना चाहिए, पुलिस को भी सेंसिटाइज करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को तो इस क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। एक आप देख सकते हो, एक तरफ हम एपिडेमिक को मिटिगेट करने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमें एपिडेमिक ऑफ वायलेंस को भी मिटिगेट करने की ज़रूरत है, बट अभी तक इसको कोई ज़्यादा सावधानी से या ज़्यादा अटेंशन कोई दे नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पुलिंग ऑफ द पेंडेमिक पॉल। इसमें बिहार में इलेक्शन के बारे में बताई जा रही है। इसमें 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है कि
वो जिन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। उसमें नंबर 1 चीज़ जो आ रही है दैट इज़, यहाँ से देखो आप कि पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की सबसे ज़्यादा है। वोटर्स जो हैं रिमोट रूरल एरिया से आ रहे थे, फिर भी उन्होंने देखो क्या शानदार डेमोन्स्ट्रेशन किया है एक डिसिप्लिन्ड वे में इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा उन्होंने, क्राउड को मैनेज करते टाइम पे, चाहे वो कैंपेन का टाइम हो, तो उन चीज़ों को भी प्रॉपरली मेंटेन रखा। तो नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ जो देखी गई, क्योंकि इलेक्शन से रिलेटेड हम आर्टिकल ऑलरेडी बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, केवल ऐड ऑन कर सकते हैं हम ये चीज़ें उन पॉइंट्स में, ठीक है। तो मैसेजेस आप देखोगे तो एक मैसेज क्या आता है कि प्रोटोकॉल जो थे जिनको आज तक मासेज ने नहीं माना, जैसे कि मास्क पहनना, या उनको कहीं ना कहीं इस बीमारी के बारे में एक तरीके से लापरवाही का कहीं ना कहीं वो शो करते रहते थे, बट उन्होंने जब आए वोट देने के लिए तो चाहे अपने मुंह पे गमछा ही बांधा हो बांधा, चाहे साड़ी ही बांधनी पड़ी हो बांधा, मास्क लगाना पड़ा हो मास्क भी लगाया, इवन ग्लव्स, प्रोटेक्टिव गियर्स, ये सारे के सारे आप देखोगे इन सब का यूज़ किया गया कि कैसे भी करके इलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे पेंडेमिक ज़्यादा स्प्रेड ना हो। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था। नंबर 3 जो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं पॉइंट दैट इज़ कि पोस्टल बैलेट का यूज़ करना, कि जो ज़्यादा एजेड जो लोग थे, जो ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन था, जिनके कोविड-19 से अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उनकी डेथ तक हो सकती है, या फिर जिनकी कोमॉर्बिडिटी जैसे किसी के कैंसर हो, किसी की डायबिटीज़ हो, किसी की हाइपरटेंशन हो, तो उन लोगों को घर से ही उनकी वोटिंग करवा दी पोस्टल बैलेट के बेसिस पे। तो आप देखोगे कि इस तरीके से हर एक वे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितने अच्छे से ये इलेक्शंस को कंडक्ट कराया। चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है ना स्टेट की, उन्होंने बहुत ही अच्छे से टैकल करने की कोशिश की है, एक टीम के तौर पे काम किया है सभी स्टेक होल्डर्स में, चाहे कितने ही पोलिंग पर्सनल्स हो, चाहे कितने ही मेडिकल ऑफिसर्स हो, किसी भी तरीके से मतलब जनता को कोई परेशानी ना हो, किसी भी तरीके से हमारे जो इलेक्शंस हैं वो अच्छे से कंडक्ट हो और ये पेंडेमिक ज़्यादा स्प्रेड ना हो। इस चीज़ में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। वैसे तो हमने साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज़ से एक्सपीरियंस भी लिए हैं और हमारे यहाँ पर राज्यसभा के इलेक्शन भी हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपने आप में ये एक बहुत शानदार मैसेज है थ्रू आउट वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ने तो इलेक्शन ही कैंसिल किए हैं, हमारे तो इलेक्शन भी कैंसिल नहीं हुए और वो भी वेल मैनर में, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।